वॉक पे निकलते निकलते हम बात कर रहे थे रैंडम चीजों की, एकेडमिक्स की। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अपने सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने हैं, फाउंडेशन क्लियर करनी है, भाई ये पहिया है क्रॉस का, इसको घुमा दो और पावर्स के बीच में लिख दो, इसको घुमा दो और पावर्स के बीच में लिख दो। तुम एक ऑटो टैक्सी में बैठ गए, ठीक है, ऑटो या टैक्सी में बैठ गए, ओके। कहां पे बैठे तुम? सीट पर बैठे। उसके किस पर बैठे? सीट पर बैठे। अब मुझे एक बात बताना, अगर उस सीट पर कोई बैठेगा नहीं, कोई बैठेगा नहीं, तो क्या उस सीट की वैल्यू होगी? नहीं होगी। क्या वो ऑटो चलेगी? अरे नहीं चलेगी। सर ड्राइवर तो है। और बंधु क्या हाल चाल? तो आज इस वीडियो के साथ हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक से मैथ्स। इसका जो पहला वीडियो है उसका नाम है लॉज ऑफ इंडाइसिस, जिसमें हम समझेंगे इंडाइसिस, इंडेक्स, पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, और फिर हम जानेंगे लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या कहते हैं, है ना। लेकिन इस वीडियो पर जो कंसेप्ट सीखेंगे उन पे आने से पहले मेरे लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि मैं इस प्लेलिस्ट की शुरुआत क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो आज से 2-3 साल पहले की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ वॉक पे निकला था। वॉक पे निकलते निकलते हम बात कर रहे थे रैंडम चीज़ों की, एकेडमिक्स की। तो मेरे दोस्त ने एक बात शेयर की, हालांकि वो बहुत मेहनत कर रहा था। उसने कहा कि यार गौरव, मैं मैथ्स में मेहनत करता हूँ, ठीक है, मेरे मैथ स्ट्रॉन्ग भी है कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन कई बार मेरे बेसिक्स वीक होने की वजह से ना मैं उसमें काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ। मेरा कुछ बार क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं करता। एंड जब से मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया तब से मैंने भी ये बात ऑब्जर्व की कि प्रैक्टिकली बच्चे कई बार मेहनत करने के बाद भी मैथ्स में कम स्कोर करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक्स कहीं ना कहीं वीक है। चाहे वो स्टूडेंट 8th का हो, 10th का हो, 12th का हो, है ना, किसी भी क्लास का हो, अगर उनका कहीं ना कहीं ये बेसिक स्ट्रांग हो जाए तो उनकी जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है कि भाई मेहनत करते हैं पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, अटक जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेसिक प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और उसी बेसिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए आज मैंने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अपने से बेसिक्स क्लियर करने हैं, है ना, फाउंडेशन क्लियर करनी है, या फिर कोई लोअर ग्रेड का स्टूडेंट है, लोअर स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है जिसे अभी के तो बेसिक्स क्लियर करनी है लेकिन कमिंग स्टैंडर्ड्स के कंसेप्ट्स भी जानने का इंटरेस्ट है, तो उन सभी के लिए वीडियो होने वाला है। जिनमें से जो जो पहला सेक्शन है, ये इस वीडियो में हम 2 तरह की बातें करेंगे, जिनमें से एक जो होगी 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं, कुछ फेज सिर्फ उनके लिए रहेगा, हायर स्टैंडर्ड के लिए भी रहेगा, लेकिन वहाँ पर जाने तक यानी कि जो 10 लॉज लिखे हुए हैं, ये लॉज तक कंसेप्ट समझने के बाद आप आगे का पार्ट स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है 11th या 12th के या ग्रेजुएशन स्टूडेंट, तो ये रिकमेंडेड है कि आप इनके आगे का पोर्शन भी ज़रूर से देखें। लोअर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं उनकी एक्स्ट्रा नॉलेज एंड इंटरेस्ट के लिए। बाकी तो आपकी मर्जी है कि आपको कितना देखना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बंधु, इस प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, यानी कि हर टॉपिक पे 2 वीडियोस बनेंगे। पहले पार्ट में हम उसमें जितने भी अंडरलाइन कंसेप्ट्स हैं उनको समझेंगे बेहद इंटरेस्टिंग एंड आसान तरीके से, एंड दूसरे पार्ट में हम उन पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। रीजन बीइंग कि कंसेप्ट समझ लेते हम, है ना, बट उनको प्रैक्टिस नहीं करते तो लॉन्ग टर्म में भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले कंसेप्ट को बराबर से अच्छे से समझ लेना है। समझने के बाद हम क्या करेंगे, उनके कई सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उससे होगा ये कि उन कंसेप्ट का डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल कैसे करना है ना, वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस से पहले हम समझते हैं इंडाइसिस, इंडेक्स नहीं, एक्सपोनेंट नहीं, पावर को समझ करके, है ना। तो तुमने कई बार ऐसे टर्म्स देखे होंगे, 2⁵ हो गया, है ना, या 7⁶ हो गया। तो होता क्या है इसका मतलब, यहाँ पे ये जो पावर 5 है ना, वो इस चीज को रिसेंबल कर रहा है कि ये जो नंबर है जिस पर ये पावर लिखी गई है वो अपने आप में कितनी बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है। कहने का मतलब ये है 2⁵ बताता है कि 2 को खुद से हम 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी भी टर्म को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस टर्म को एक बार, उस नंबर को हम एक बार लिख के
जितनी बार वो रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, उस नंबर को, उस रिपीटेड काउंट को हम उसके पावर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7�6 का मतलब ये है कि हम 7 को खुद से 6 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। ये 4, 5 और 6, तो 7�6 का मतलब होता है कि 7 को खुद से 6 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे पावर इंडेक्स एक्सपोनेंट क्या है सर? अब यहाँ पे ध्यान देना, है ना। अब ये जो पावर है, ये जो पावर है 5, ये किसको दिया गया है? 2 को दिया गया है। किसको दिया गया है? 2 को दिया गया है। इसका मतलब क्या समझा हमने? इसका मतलब ये है कि 2 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे 5 को हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। इसको पावर कहेंगे, तो इंडेक्स कहाँ गया सर? पावर को ही इंडेक्स कहा जाता है। पावर को ही इंडेक्स कहा जाता है, और इंडेक्स का ही दूसरा नाम एक्सपोनेंट कहा है। क्या कहा है? एक्सपोनेंट कहा है। जब पावर के प्लूरल यानी एक से ज्यादा पावर की बात की जा रही है, तो हम पावर को लिखते हैं पावर्स। क्या लिखा जाता है? पावर्स। वैसे ही इंडेक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? इंडाइसिस। क्या हो जाएगा? इंडाइसिस। एक्सपोनेंट का तो आप भी बता देंगे। बताओ जी, बताओ, क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट। सही कहा, क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, सो पावर को ही इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट कहा जाता है। अब बात ये आती है, सवाल ये है सर, इस 2 को, 7 को क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, इसको हम कहेंगे बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे सर। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे सर। ओके, क्या कहेंगे? बेस कहेंगे सर। ठीक है, अब ये जो फॉर्म होता है ना, एक नंबर का हमने सर्टेन पावर दे दी है ना, कुछ पावर दे दी, तो जिस फॉर्म में उसे लिखा जा रहा है, क्या, जिस फॉर्म में उसे लिखा जा रहा है, इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म को इस तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया कंसेप्ट, लॉजिकल बेसिस पे समझना। अब याद रखने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, तुम एक ऑटो टैक्सी में बैठ गए। ठीक है, ऑटो या टैक्सी में बैठ गए। ओके, कहां पे बैठे तुम? सीट पर बैठे। उसके किस पर बैठे? सीट पर बैठे, है ना। अब मुझे एक बात बताना, अगर उस सीट पर कोई बैठेगा नहीं, कोई बैठेगा नहीं, तो क्या उस सीट की वैल्यू होगी? नहीं होगी। क्या वो ऑटो चलेगी? अरे नहीं चलेगी सर, ड्राइवर तो है। अरे ड्राइवर भले ही है, लेकिन उसकी कमाई के लिए जब वो चलाएगा तो पीछे बैठा भी तो कोई होना चाहिए। पीछे बैठा भी कोई होना चाहिए, है ना। इसका मतलब जो उस सीट पर वो उस सीट की वैल्यू बनाता है ना। अगर सीट पे एक इंसान बैठा तो कुछ वैल्यू है, 2 बैठे तो भाई और ज्यादा वैल्यू, और ज्यादा लोग को बिठा सकते हैं। 3, 4, 5, 6 लोगों को अगर बिठा पाए तो भाई उस सीट की तो काफी ज्यादा वैल्यू है। भाई इतने सारे लोग को किसी तरह से एडजस्ट कर रहा है ना। लेकिन अगर वो सीट होती ही नहीं, है ना, वो सीट होती ही नहीं, तो बैठते कहां पे? बैठते कहां पे? तो सीट को हम क्या कह सकते हैं? बेस कह सकते हैं, जिस पर वो लोग बैठे, जिस पे वो लोग बैठे। उसी तरह से क्या ये पावर 2 पर बैठा हुआ नहीं है? क्या उसी तरह 5 2 पर बैठा हुआ नहीं है? इसीलिए हम 2 को क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं सर? बेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेस कह सकते हैं। और इसको पावर दी किसने? इसको पावर दी 5 ने, इसलिए ये 2 की पावर 5 हो गई। क्या हो गई? 2 की पावर 5 हो गई। अरे बताओ, क्या 5 को 2 से रेज नहीं किया गया है? क्या 5 को 2 से रेज नहीं किया गया है? हाँ जी, किया गया है। इसीलिए हम इसे रीड करते हैं 2 रेज टू द पावर
5। क्या रीड करते हैं? 2 रेज टू द पावर 5, यानी 2 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 2 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। लाइकवाइज हम रीड करेंगे इसे 7 रेज टू द पावर 6। आसान भाषा में इसे हम 7 की पावर 6 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंट फॉर्म, जिसमें 6 तुम्हारा एक्सपोनेंट या इंडेक्स है या पावर है और 7 उसका बेस है। इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म, है ना। 5 तुम्हारा इंडेक्स है, 6 तुम्हारा इंडेक्स है, 2 और 7 तुम्हारे क्या है? बेस है। अब जैसे बेसिक कैलकुलेशन में, है ना, तुम्हारी एडिशन सब्ट्रैक्शन आते हैं ना, हम ये बात जानते हैं कि भाई दो नंबर्स का एडिशन a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन a माइनस बी और b माइनस a में फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर दोनों में से एक छोटा एक बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा किया तो पॉजिटिव नंबर, लेकिन छोटा माइनस बड़ा कर दिया तो नेगेटिव नंबर मिलता है। तो उन दोनों को बराबर कहा नहीं जा सकता, है ना। यानी यहाँ पे हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। लाइकवाइज एक से ज्यादा इंडेक्स यानी कि इंडाइसिस, एक से ज्यादा एक्सपोनेंट फॉर्म होने पर हमें सर्टेन लॉज रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि आसानी से बड़े बड़े कैलकुलेशंस हम आसानी से सॉल्व कर सके। और इसीलिए हमें पढ़ना और समझना पड़ता है लॉज ऑफ इंडाइसिस। क्या पढ़ना पड़ता है? लॉज ऑफ इंडाइसिस। अब आगे बढ़ने से पहले यह जरूरी है कि जो भी मैंने समझाया पेन और बुक लेकर के, है ना, अब चाहो तो अपनी बेसिक्स की अलग से किताब बना लो, तो बुक और पेन लेकर के जो भी कंसेप्ट्स मैंने बताए हैं उन्हें कृपया करके अपने किताब में नोट कर लीजिए। और कोई चिंता की बात नहीं है, इफ इन केस तुम नोट नहीं कर पाए तो साथ में नोट्स का पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा। लेकिन एक बात का याद रखना, सबसे बढ़िया नोट्स वही होते हैं जो तुम खुद से बनाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे फीलिंग्स के नोट्स होते हैं, तुम्हारे एक्सपीरियंस के नोट्स होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट लॉज ऑफ इंडाइसिस पे। सारे लॉज को हम बेहद ही आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि कोई कठिनाई समझने में ना आए। ठीक है, तो हर लॉ पे आने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के जरिए हम इन लॉज को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, तो पहला लॉ कहता है कि अगर 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4, तो यहां पे क्योंकि बेस सेम है तो हम उसे एक ही बार लिखेंगे, एंड उनकी जो पावर है सेम हो चाहे डिफरेंट, उनको ऐड कर देंगे। और इससे हमें पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू एक्सपोनेंट के फॉर्म में कितनी है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कितनी है। अब सवाल ये आता है, सर ऐसा होता कैसे है? लॉजिकल वे भी समझेंगे, लॉजिकल वे भी समझेंगे और याद करने का तरीका भी देखेंगे। सो पहले हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे और उसके जरिए पता करेंगे कि ये राइट हैंड वाली बात कहां से आई। तो क्या करेंगे हम, 2 रेज़ टू 5 लिखा गया, 2 रेज़ टू द पावर 5 लिखा गया। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है 2 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी सर, कर दिया है ना सर, देखो 5 बार कर दिया। फिर क्या कहा है, उससे जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें कहा गया है 2 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना। तो 5 बार कर दिया और फिर उसको खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 बार करेंगे, 2 3 और 4। अरे बताओ क्या शुरुआत से आखिर तक क्या मल्टीप्लिकेशन में, क्या शुरुआत से आखिर तक मल्टीप्लिकेशन में 2 ही 2 नहीं दिख रहे है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें काउंट करना है कि 2 कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो गिनते हैं, 7 पे गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसका मतलब 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 9 बार। तो 2 रेज़ टू 9 क्या बताता है? ये बताता है सर, ये बताता है कि 2 खुद से 9 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा जरा मुझे बताना क्या यहाँ पे हमें 2 रेज़ टू 9 ही नहीं मिला है?
क्या हमें यहाँ पे 2:9 ही नहीं मिला है? इसका मतलब ये है कि अगर बेस सेम है, उनमें प्रोडक्ट हो रहा है, तो भले ही उनकी पावर सेम हो चाहे डिफरेंट, हमें बेस को एक ही बार लिखना है और उनके पावर्स को ऐड कर देना है, तो हमें जो फाइनल एक्सपोनेंट फॉर्म है वो मिल जाएगा। ये तो हो गया उसका लॉजिकल में क्या करना है। इसका लॉजिकल में क्या बता रहा था? ये बता रहा था भाई 5 बार लिख दो मल्टीप्लिकेशन में, फिर मल्टीप्लाई करो अगले टर्म से, उसको खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करके दिखा दो। ये टर्म है, ये पहले 5 टर्म्स का प्रोडक्ट, ये अगले 4 टर्म्स का प्रोडक्ट, इनमें भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देखा तो सब के सब 2 है, कैसे 2 है, तो हमने काउंट करना शुरू किया। कितनी रिपीटेशन आई? 9 आई, इसीलिए हमने पावर 9 लिख ली। अब दूसरा तरीका याद करने का क्या है? अब ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब दोनों टर्म्स के बेस सेम हो। इस केस में दोनों के बेस क्या है? 2 है। क्या है? 2 है ना? तो क्या करना है? अगर बेस सेम है तो उसको एक बार लिख दो, उसको एक बार लिख दो। भाई ये पहिया है क्रॉस का, इसको घुमा दो और पावर्स के बीच में लिख दो, इसको घुमा दो और पावर्स के बीच में लिख दो। अरे घुमा के पावर्स के बीच में लिखोगे तो क्या प्लस नहीं बन गया? क्या ये प्लस नहीं बन गया? हाँ सर बन गया। तो हमें क्या करना है? बेस सेम हो तो उनके बीच के मल्टीप्लिकेशन को घुमा के प्लस बनाना है, पावर्स के बीच में लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना? अब समझते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस का पहला लॉ क्या कह रहा था। ये कह रहा था कि अगर मेरे पास दो बेस है ना, दो टर्म्स है जिनका बेस सेम है, भाई मान लो ए एम एन ये और बी, ये क्या है? तुम्हारे नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स है? इनमें आखिर पे आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मेरे बेस सेम है, प्रोडक्ट हो रहा है, पावर डिफरेंट है एम और एन, तो मैं बेस को एक ही बार लिखूंगा और उनके पावर का एडिशन कर दूंगा। ये तो हो गया। तो मेरा पहला लॉ जो कहता है a raised to m मल्टीप्लाई a raised to n इज इक्वल टू a raised to पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n, है ना? ये जो पहला लॉ था, इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के पीछे का रीजन ये है ताकि बाकी के लॉस तुम आसानी से समझ जाओ। तो आगे के लॉस भी समझ लेते हैं। अब सेकेंड लॉ समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेकेंड लॉ कहता है कि अगर मेरे पास, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर बार सिमिलर नंबर्स लेंगे जिससे अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने एग्जाम्पल लिया 2⁵ एंड 2⁴ का, है ना? तो सेकेंड लॉ कहता है कि अगर 2⁵ डिवाइड बाय 2⁴ हो रहा है तो बेस को एक ही बार लिखना है और उनके पावर्स का सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये बनेगा 5 - 4 यानी 2 की पावर 1 आ गई, जिसको तुम सिर्फ 2 भी लिख सकते हो। अब इसे जरा हम समझते हैं, ठीक है? क्या इस चीज को हम 2⁵ डिवाइड बाय 2⁴ नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। तो बताओ, क्या ये 2 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कह रहा? अरे सर कह रहा है। क्या ये खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करने नहीं कह रहा? सर कह रहा है। 1 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 2 कैंसिल, 4 2 कैंसिल, अरे नीचे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा, और ऊपर क्या बचा? सर सिर्फ 2 बचा। तो क्या ये 2/1 यानी कि सिर्फ 2 नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। तो क्या किया हमने सिंपली इस फॉर्म को, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो डिवीजन था इसमें पावर से सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया। तो सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसिस कहता है कि अगर बेस सेम है, दो टर्म में बेस सेम है, एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो जो ऊपर वाला टर्म है उसकी पावर माइनस नीचे वाले टर्म की पावर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे 2⁵ डिवाइड बाय 2⁴ की वैल्यू 2⁵ - 4 यानी 2⁵ और 2 आ गई। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है, अगर बेस है a, ठीक है, और हम कर रहे हैं a⁻m, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो बेस एक बार लिखना, पावर का सब्ट्रैक्शन करना, ये हो जाएगा a⁻m - n, ठीक है? ये हो गया सेकेंड लॉ। तो अब आ जाते हैं हम थर्ड लॉ पे, ठीक है? थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एक ब्रैकेट में दो डिफरेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर बाहर कॉमन में लिखी गई है, तो इसे हम सेपरेट करके, स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। यानी कि एक ब्रैकेट में अगर दो डिफरेंट टर्म्स का प्रोडक्ट है, ब्रैकेट के बाहर एक पावर है
तो उस पावर को हम उन टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं, जिसको हम 2⁵ मल्टीप्लाई 3⁵ लिख सकते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें इसकी थोड़ी कैलकुलेशंस करनी होगी, है ना, थोड़ी कैलकुलेशंस करनी होंगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताना, क्या 2 × 3 6 नहीं होता? हाँ जी होता है। तो ये जो है तुम्हारा 6 की पावर 5 बन गया। इसका मतलब ये है 6 मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? 5 बार करना है। क्या 6 2 × 3 नहीं होता? हाँ सर होता है। इसे हम क्या कर देंगे? 2 × 3। इसे भी हम कर देंगे 2 × 3। वही काम करना है सभी के साथ, 2 × 3। ऐसा 2 बार और कर देते हैं, है ना, ओके। 1 2 3 4 5, है ना। अब एक काम करते हैं, 2 का अलग पेयर बना दे, 3 का अलग पेयर बना दे। कितनी बार 2 रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हो जाएगा 2⁵. अरे भाई 2 और 3 में तो प्रोडक्ट हो रहा है। इसका मतलब 3 का मल्टीपल देखना है कितना है? 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3⁵. इसका मतलब हमने जो डिस्कस किया सही था। क्या डिस्कस किया था? कि अगर ब्रैकेट को एक पावर दी गई है, ब्रैकेट में एक से ज्यादा डिफरेंट टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन इन दैट केस उनकी जो कलेक्टिव पावर है उस ब्रैकेट के बाहर, उन्हें हम उन टर्म्स पे इंडिविजुअली स्प्लिट कर सकते हैं। लॉ ऑफ इंडाइसेस में भी यही कहा गया है कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट नंबर हैं a और b, अगर उनको कॉमन पावर m दे दी गई है तो उसे हम स्प्लिट करके ब्रैकेट ओपन करके a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे 4th लॉ को। अब यहाँ पे मेन जो थे ना 3 लॉस को समझना था। अगर इन 3 लॉस को तुमने समझ लिया, इसका मतलब आगे के लॉस बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब आगे के जो लॉज हैं उन्हें हम a, b, m और n के ही मदद से समझेंगे, क्योंकि अभी हमने जो 3 लॉज डिस्कस किए उनमें अब हम धीरे धीरे हैबिचुअल हो चुके हैं कि a क्या है, b क्या है, m और n क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अब 4th लॉ कहता है कि अगर a की पावर 0 है, अगर हमने a को पावर दे दी 0 तो वो 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। लेकिन सर कैसे? ऐसे समझते हैं, क्या 1 - 1 0 नहीं होता? होता है सर। तो अगर हम a की पावर 0 को a की पावर 1 - 1 नहीं लिख सकते क्या सर? सर लिख सकते हैं, ये a⁻m - n का फॉर्म है और 1 - 1 0 भी होता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या a की पावर m - n को a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इसे हम a की पावर m अपॉन a की पावर m नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। अब पावर 1 है तो इसे हम a/a भी लिख सकते हैं। अच्छा a ने a को डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? 1 बन गया। तो समझ में आया? अगर किसी भी बेस की पावर 0 हुई तो एक्सपोनेंट फॉर्म की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। लेकिन उसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वो जो बेस a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो बेस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? कि a⁻0 के लिए 1 a⁻1 - 1 इस फॉर्म से पता की गई है ना। तो एक काम करते हैं, उस बेस a की जगह पे हम 0 पुट करके देखते हैं। 0 पुट करके देखते हैं हमें क्या मिलता है ना। अब इसका मतलब 0 की पावर 0, इसका मतलब 0 की पावर 1 - 1, इसका मतलब ये हो गया 0 की पावर 1 अपॉन 0, यानी 0/0 हो गया। भैया मुझे एक बात बताओ, क्या 0 1 0 होता है? हाँ सर। क्या 0 2 0 होता है? हाँ। क्या 0 1000 भी 0 होता है? हाँ। क्या 0 को किसी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करा फिर भी 0 होता है? हाँ सर। तो क्योंकि 0 से किसी भी टर्म को डिवाइड नहीं किया जा सकता और 0 के किसी भी मल्टीपल से
न्यूमरेटर वाले जीरो को डिवाइड कर सकते हो। इसके लिए 1 भी हो सकते, 2 3 5 6 7, -99, -1000, +100,000 लाख, कितनी भी हो सकती है। तो क्योंकि इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहे हम, इसीलिए हमने कहा बेस की वैल्यू 0 मत लो। ठीक है, तो ये हमने फोर्थ लॉ आसानी से समझ लिया। क्या कंडीशंस फॉलो करनी है, क्या नहीं करना है, वो भी हमने अच्छे से समझ लिया। सो लॉ नंबर 5 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर a⁻m को डिनोमिनेटर में भेज दिया जाए तो उसे ऊपर लाने के लिए उसकी पावर को नेगेटिव बना दिया जाता है, यानी कि ये हो जाएगा a⁻m के बराबर। अब ये कैसे हुआ? सीधी सी बात है, एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बेस को एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1/2 ले ली, ठीक है, 1/2 है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या a⁻0 की पावर 1 होती? हाँ सर, अभी हमने समझा। तो 2⁻0 की वैल्यू भी तो 1 होगी। हाँ सर, इसका मतलब हम 1 को 2⁻0 लिख सकते हैं और इसे 2⁵। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये a⁻m/a⁻m के फॉर्म में नहीं आ गया? आ गया सर। तो इसे हम 2⁻0 - 5 भी लिख सकते हैं, which is nothing but 2⁻5, क्योंकि 0 - 5 -5 होता है ना। अगर हम इसे अब a और m के फॉर्म में समझे तो हम 1/a⁻m को a⁻0/a⁻m लिख सकते हैं, जो कि a⁻0 - m, जहां पे m एक नंबर है तो 0 से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट हो एक नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a⁻m के। लाइकवाइज a⁻m से आप 1/a⁻m बना सकते हो, क्योंकि हमें किसी भी टर्म को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजने के लिए सिर्फ उसकी पावर का साइन चेंज करना होता है। क्या चेंज करना होता है? साइन चेंज करना होता है। इसको हमने लॉजिकली भी समझ लिया है ना। ठीक है, लॉजिकली समझ लिया, लेकिन याद करने का दूसरा तरीका क्या है सर? आसान है। क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसने न्यूमरेटर में आने के लिए इस डैश को गायब नहीं कर दिया? देखो अपॉन में ये डैश था, है ना। अब a⁻m न्यूमरेटर में आ गया तो क्या डैश गायब नहीं हो गया? अपॉन वाला डैश गायब हो गया। सिंपली ये डैश -1 के m के साथ लग गया। अब आते हैं 6th लॉ ऑफ इंडाइसिस पे। 6th लॉ कहता है कि अगर a⁻m है, अगर a⁻m है और उस एक्सपोनेंट फॉर्म को हमने एक और पावर n दे दी, तो वहां पे पावर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा और हमें वैल्यू मिलेगी a⁻m × n। लेकिन कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास 2⁻3 की पावर 4 है तो हम इसे 2⁻3 × 4 यानी कि 2⁻12 क्यों कह सकते हैं। आसान है। देखो अगर अभी तक के लॉज अच्छे से समझ में आए हैं तो ये बेहद ही आसान होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या 2⁻3 8 होता है? हाँ सर, 2 का स्क्वायर 2⁻3 मतलब 2 × 2 3 बार मल्टीप्लाई 2 बार होता है तो 4 बनता है, एक और बार हुआ तो क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 8। तो इसे हम 8⁴ भी कह सकते हैं। अच्छा 8⁴ इसका मतलब हम कह रहे हैं 8 × 8 है ना। क्या 8 इज नथिंग बट 2⁴? हाँ हमने अभी देखा 2⁵ मल्टीप्लाई 2⁵ मल्टीप्लाई 2⁵। अरे मुझे बताओ बंधु,
क्या यहाँ पे 2 2 2 और 2, क्या बेस हर जगह सेम है? हाँ सर है सर। तो क्या करेंगे, सिंपली बारी 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 क्या करेंगे, बेस के पावर ऐड करते जाएंगे। अब अगर मैं इनका और इनका पेयर बनाऊं तो ये बनेगा 2 की पावर 3 प्लस 3, मल्टीप्लाई ये बनेगा 2 की पावर 3 प्लस 3, ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 विच इज नथिंग बट 2 की पावर 6 प्लस 6 जो तुम्हें देता है 2 की पावर 12। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रैकेट में एक एक्सपोनेंट है, एक एक्सपोनेंट फॉर्म में उसकी कुछ पावर है, तो इस एक्सपोनेंट फॉर्म में जो पावर है उसका उस पावर से प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, a रेज टू m की पावर n है तो m और n क्योंकि दोनों पावर है और n इस पूरे टर्म के ऊपर दिया गया है, इस पूरे टर्म को इस पावर से रेज किया गया है, तुम उन पावर्स का प्रोडक्ट निकाल लो। तो a रेज टू m की पावर n को हम a रेज टू m मल्टीप्लाई n लिखते हैं। तो ये था तुम्हारा 6th लॉ। अब इसके बाद 7th लॉ बड़ा ही आसान है। अब यहाँ पे हमने 5th लॉ में एक इंपॉर्टेंट चीज मिस की, और वो क्या थी, वो ये थी कि यहाँ पर 1/a की पावर m तो जब हम a की पावर माइनस m में कन्वर्ट करते हैं तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन क्यों, इसीलिए बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में 1/0 की पावर कुछ भी था, 0 से 1 को डिवाइड किया जा सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 के टेबल में 0 के अलावा और कोई नंबर आता नहीं है ना। इसीलिए फिफ्थ लॉ में हम ये भी कहते हैं कि a शुड नेवर बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर वो 0 के इक्वल हुआ तो हम लॉज ऑफ इंडाइसिस का कंसेप्ट लगा नहीं सकते। ठीक है। 7th लॉ कहता है कि अगर a/b हमारे पास एक रेशियो है, अगर उसकी पावर m है तो उसे हम वहां पर भी हम पावर को स्प्लिट कर सकते हैं इंडिविजुअल टर्म्स पर। तो ये बन जाएगा a की पावर m अपॉन b की पावर m में। ठीक है, a की पावर m अपॉन b की पावर m में, है ना। कैसे बन जाएगा, सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, क्या 1/2 को या 3/2 को हम 3 मल्टीप्लाई 1/2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। उसी तरह से क्या हम a/b को a मल्टीप्लाई 1/b नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम a/b की पावर m को a मल्टीप्लाई 1/b मल्टीप्लाई m नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। अगर मैं कुछ देर के लिए 1/b को x कह दूं, क्या कह दूं, x कह दूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये a मल्टीप्लाई x की पावर m नहीं हो गई? हो गई ना? ठीक है। मुझे बताओ, क्या जब दो डिफरेंट टर्म एक कॉमन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी पावर ब्रैकेट के बाहर लिखो, तो क्या वो पावर उन टर्म्स में स्प्लिट नहीं हो जाती? हो जाती है सर। इसका मतलब हम इसे a की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर m लिख सकते हैं, लेकिन x तो 1/b था। इसका मतलब हम a की पावर m मल्टीप्लाई 1/b की पावर m लिख सकते हैं। 1 की पावर m 1 देगा, b की पावर m क्या, b रेज टू m नहीं देगा? हाँ, अरे बोलो, अरे बोलो। हाँ ठीक है। ऐसे समझो, इसे हम a की पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू माइनस m लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसे डिनोमिनेटर में भेजना है, तो क्या ये 1/b रेज टू m नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई 1/b की पावर m, विच इज नथिंग बट a की पावर m अपॉन b की पावर m। क्या किया हमने कहा a अपॉन b को a इंटू 1/b लेते हैं, है ना।
1 बाय बी को हम x कंसिडर करते हैं, है ना। तो ये a इंटू एक्स रेस टू एम हो गया, जिसको हम a रेस टू एम मल्टीप्लाई x रेस टू एम लिख सकते हैं, लेकिन x वाज 1 अपॉन b, तो इसकी पावर m की जगह हम 1 अपॉन b की पावर m ले सकते हैं। जब न्यूमरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, तो उसे न्यूमरेटर में लाने के लिए पावर नेगेटिव बनाते हैं। तो ये a रेस टू m मल्टीप्लाई b रेस टू माइनस m बन गया, और b रेस टू माइनस m इज नथिंग बट 1 अपॉन b की पावर m। अरे दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो उसको साथ में लिख सकते हैं, which is a रेस टू m अपॉन b रेस टू m। तो क्या अब समझ में आ गया कि क्यों a बाय b की पावर m इज इक्वल टू a रेस टू m अपॉन b रेस टू m होता है। हाँ सर समझ गए, लेकिन सर आपने कुछ कंडीशन लिखी, क्या b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सर b डिनोमिनेटर में है, b डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता, इसीलिए हम b की वैल्यू 0 कंसीडर नहीं कर सकते। अब सेवेंथ लॉ से हमने क्या सीखा था कि अगर a अपॉन b की पावर m है तो a की पावर m अपॉन b की पावर m के वो बराबर होगा। लाइकवाइज ऐसा भी कह सकते हैं ना कि अगर a की पावर m अपॉन b की पावर m है तो उसे हम a बाय b की पावर m कह सकते हैं। हाँ सर कह सकते हैं। ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगले लॉ में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अगला लॉ यानी कि हमारा एट लॉ कहता है कि a अपॉन b की पावर m है अगर, तो हम b अपॉन a की पावर माइनस m जब लिखेंगे तो वो इस रेशियो इस टर्म के बराबर होगा। लेकिन कैसे, समझना ये है कि क्या a अपॉन b की पावर m को हम a की पावर m अपॉन b की पावर m कह सकते हैं। हाँ सर कह सकते हैं, सेवेंथ लॉ में समझा था। हमने ये भी जाना था कि अगर एक टर्म को ऊपर से नीचे यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेजते हैं तो उसके पावर की साइन चेंज होती है। लाइकवाइज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे भेजने पर भी एक टर्म के पावर की साइन चेंज होती है। तो अगर हमें वही चीज यहाँ पे करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्प्लिट कर देंगे, इसे हम a रेस टू m मल्टीप्लाई 1 अपॉन b की पावर m लिख देंगे। अब a रेस टू m को हम a रेस टू m अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करके हमें सेम वैल्यू मिलेगी, है ना। अब इसे डिनोमिनेटर पे भेजना है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन a की पावर माइनस m, 1 अपॉन a की पावर माइनस m। लाइकवाइज अगर b रेस टू m को न्यूमरेटर में भेजना है तो ये बन जाएगा b की पावर माइनस m। अरे दोनों टर्म का प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्या इसको 1 से मल्टीप्लाई करके हम b रेस टू माइनस m नहीं लिख देंगे सर। क्या इसको हम a रेस टू माइनस m नहीं लिख देंगे सर। क्या b और a दोनों की पावर सेम है। हाँ सर, कितनी है, माइनस m, नीचे भी माइनस m, तो इसे हम b अपॉन a की पावर माइनस m भी लिख सकते हैं। अब समझा कि क्यों हमने a अपॉन b की पावर m को a अपॉन b की पावर m को b अपॉन a की पावर माइनस m लिख दिया। हुआ क्या है, a अपॉन b पलट गया, a अपॉन b पलट गया तो उसके साइन, उसकी पावर का साइन भी पलट गया, है ना। तो अगर एक ब्रैकेट में नंबर पलटता है तो उसकी जो कलेक्टिव पावर है उसका साइन भी पलटता है, ठीक है। तो अगर a अपॉन b की पावर m है तो हम उसे b अपॉन a की पावर माइनस m भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे आखिरी दो लॉस पे। आखिरी दो लॉस पे आने से पहले एक कंडीशन है कि a और b दोनों ही 0 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि पहला जो फॉर्म है वो है a अपॉन b बाय m के फॉर्म में। b डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, इसीलिए हमने कहा b शुड नॉट इक्वल टू 0। लेकिन a के लिए ऐसा क्यों कहा, बिकॉज इसे ही हमने b अपॉन a की पावर माइनस m कहा है। अगर इस फॉर्म में a 0 हो गया यानी डिनोमिनेटर 0 हो गया। अरे डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर, इसीलिए हमने कहा that a should also be not equal to 0। कलेक्टिवली बोल सकते हैं a and b both should not be equal to 0, ठीक है। ओके, अब नाइन्थ लॉ की बात करते हैं, है ना। नाइन्थ लॉ कहता है कि बहुत तुमने पावर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब बारी आती है उनके डिवीजन। यानी कि जो तुम लिखते हो ना, क्यूब रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 4, सेवेंथ रूट ऑफ 9, है ना।
तो इसमें रूट को हटा करके, इस रेडिकल साइन को हटा करके हम उस सिंबल को एक पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे अगर हम ये कंसीडर करें कि ये रूट की सीट है जिसमें 3, 2 और 7 बैठे हैं, तो सीट पे जो भी टर्म्स बैठे हो, सीट पर जो भी टर्म्स बैठे हो, उन्हें पावर में डिनोमिनेटर में भेजना होगा। तो 7th रूट ऑफ 9 बन जाएगा 9 की पावर 1/7। वैसे ही जो तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 4 है उसे हम 4 की पावर 1/2 लिखेंगे। यानी रूट में सीट पर जो भी टर्म बैठा है उसे पावर में डिनोमिनेटर में भेजना है। यह हमारा रूट्स का, रेडिकल्स का जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्जन होता है। एक्सपोनेंट फॉर्म में हम रूट्स को इसी तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 9th एंड सेकेंड लास्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस। अब आते हैं आखिरी लॉ ऑफ इंडाइसिस पे, है ना? ठीक है, आखिरी लॉ ऑफ इंडाइसिस कहता है सर कि अगर nth रूट ऑफ a रेज टू m लिया तो वो a की पावर m अपॉन n के बराबर होगा। अरे कैसे होगा? ऐसे कि अगर हम बोले लेट a की पावर m इज इक्वल टू x, इस पूरे को हमने क्या मान लिया? x मान लिया, यानी कि nth रूट ऑफ a की पावर m बराबर होगी किसके? x के nth रूट ऑफ x के बराबर हो गया। अरे nth रूट ऑफ x को तो हमने x की पावर 1/n लिखना सीखा था। हाँ सर, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम x की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे। अब मुझे बताओ x को क्या हम ब्रैकेट ऑफ x की पावर 1/n लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या x हमारा a की पावर m नहीं था? हाँ सर था। और हमने 6th लॉ में ये समझा था कि अगर a की पावर m की पावर कुछ बाहर है तो उन दोनों पावर्स का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अंदर जो पावर है, बाहर जो पावर है, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा a रेज टू m मल्टीप्लाई 1/n। अरे मल्टीप्लाई है, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा a की पावर m/n। ठीक है, अगर रूट के अंदर a की कुछ पावर है तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म में ऊपर ही रहेगा, लेकिन रूट की सीट पर जो नंबर बैठा है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर के डिनोमिनेटर में जाएगा। एग्जांपल इसका ये है कि अगर हमने लिया क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 तो लिखेंगे, लेकिन पावर की डिनोमिनेटर में 3 को भेजेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना 9th एंड 10th लॉ के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? दैट n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अरे कभी सुना है क्या फर्स्ट रूट ऑफ a, फर्स्ट रूट ऑफ 10? सुना है कभी? नहीं सुना। -1th रूट ऑफ a सुना है? नहीं सुना है। क्या कभी देखा है कि -5th रूट ऑफ 7? ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए तुमने सुना भी नहीं है। समझ गए? तो तुम्हारे रूट की सीट पर जो नंबर बैठा है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 एंड शुड ऑलवेज बी नेचुरल नंबर। अरे जो रूट के टर्म्स होते हैं, रूट के जो सीट पे बैठते हैं, हालांकि आगे जाओगे, है ना, अगर 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो उन्हें नहीं पता होगा, तो तुम्हारे लिए मैं कह दूं कि सीट पे जो नंबर बैठे हैं ना, ये हम ऑर्डर ऑफ सर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो जो ऑर्डर ऑफ सर्ड होते हैं ना, ये हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं जो कि ग्रेटर देन 1, यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10,000, 1 लाख हो सकता है ना, लाख रूट ऑफ या 1000th रूट ऑफ एनी नंबर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव या 0th रूट या फर्स्ट रूट नहीं होता। ठीक है, और एक बात ये कि अगर रूट का जो ऑर्डर है ना, रूट का जो ऑर्डर n है, n, अगर ये इवन हुआ तो उस केस में तुम्हारा a शुड बी पॉजिटिव। बिकॉज मुझे बताओ, अगर a नेगेटिव है ना, मान लो मैंने स्क्वायर रूट लिया है ना, n2 एक इवन नंबर है ना, n के लिए 2 ले ली, अब मैंने a की वैल्यू ली -4, है ना। कभी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला है क्या? नहीं निकाला सर। इसका मतलब अगर a की वैल्यू नेगेटिव और n की वैल्यू इवन नंबर, तो उस केस में हम लॉ ऑफ इंडाइसिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लाइकवाइज
यहाँ पे a रेज टू m जो भी वैल्यू बनेगी that should also be positive जब n is even, जब ऑर्डर ऑफ सर्ट even है तब a रेज टू m की जो वैल्यू होगी मान लो x that should always be positive बिकॉज अगर अंदर नेगेटिव टर्म है, बाहर स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट इवन रूट है तो उस नेगेटिव नंबर का रूट हमें निकालना नहीं आता। लेकिन कब तक नहीं आता? जब तक हम 10th स्टैंडर्ड में है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे सारे लॉस पूरे हुए, सारे लॉस पूरे हुए अगर तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, अगर तुम 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट हो, है ना, 8th 9th या 10th के हो। लेकिन अगर 11th या 12th का कोई स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो इसके आगे का कंसेप्ट तुम्हारे लिए जरूरी है। और वो क्या है कि हम, जब मैं आगे बात बताऊं उससे पहले 8th 9th 10th के बच्चों से गुजारिश है कि अगर आप इस मोमेंट से आगे वीडियो कंटिन्यू ना करें तो भी चलेगा, बिकॉज जो बताया गया है वो तुम्हारे लिए उतना ही एप्लीकेबल है। बट अगर तुम्हें और जानना है कि 11th 12th में क्या कंसेप्ट है तो तुम देख सकते हो। 11th या 12th के स्टूडेंट यहाँ पे नजर डालना। हम जानते हैं कि अगर रूट में एक नेगेटिव नंबर आए, अगर मान लो रूट ऑफ -1 है तो उसे हम आयोटा की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम आयोटा की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, है ना। आयोटा का सिंबल आई को थोड़ा सा घुमा दो आयोटा बनता है ना। रूट ऑफ -1 की वैल्यू तुम्हारी होती है आयोटा, है ना, ठीक है। तो अगर तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ -4 दे दिया तो सिंपल है, इसे तुम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसे अब ये इतना तो तुम जानते हो कि स्क्वायर रूट के लिए ऑर्डर में 2 नहीं लिखा तो भी चलता है ना। अब ये बराबर है रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई -1। अब रूट के अंदर अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमने अभी देखा वो होता है आयोटा के बराबर, है ना। तो अगर नेगेटिव टर्म रूट में आ रहा है और ऑर्डर इवन हो यानी 2 का मल्टीपल हो तो क्या करना है, सिंपली उस टर्म को नेगेटिव और पॉजिटिव में स्प्लिट करना है। नेगेटिव में सिर्फ -1 होगा, पॉजिटिव में जो बचा वो होगा, है ना। तो उसे ऐसे लिख के दो डिफरेंट रूट्स में स्प्लिट कर दो, प्रोडक्ट दिखा दो और फिर तुम्हारा बन जाएगा 2 आयोटा। ये एक इमेजिनरी नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट में भी आगे जाके कभी आएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा पहला पार्ट जहाँ पे हमने सारे इंडाइसेस के लॉस को समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ सभी को आसान भाषा में ये सारी बातें समझ में आई हो, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही आएगा, जिसमें कि हम इन पर बेस्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जिनसे हमारी एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा कंसेप्ट स्ट्रेंथन होगा। और उसके बाद आप जितने चाहे लॉ ऑफ इंडाइसेस के क्वेश्चंस उठा लीजिए, है ना, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कंसेप्ट्स में क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे हो, है ना। अगर 9th 10th के अगर स्टूडेंट्स हैं तो इनडायरेक्टली ये जो लॉज ऑफ इंडाइसेस है तुम्हें पॉलिनोमियल्स में इस्तेमाल होगा, है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस्तेमाल होगा। 11th 12th के बच्चे तो भाई तुम्हें लगभग हर जगह ये कंसेप्ट यूज होते हैं, है ना। तो कोई डेफिनेशन समझनी है, चाहे तुम्हारा कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, है ना। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है उसकी मदद से तुम सारे क्वेश्चंस को समझना सीख जाओगे जो भी तुम्हारे करिकुलम में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।